हाँ, आपको पता ही होगा, अगर आप आर्टिकल 14 to 18 जाएँ, देन इट इज़ राइट टू इक्वलिटी। ठीक, चेंज है, उसको अपनाएं, बट इतना भी रैपिड चेंज को ना अपनाएं कि पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, वो क्या हो जाए, एबॉलिश हो जाए। कॉलोनाइजेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल एनी पावरफुल कंट्री टेक कंट्रोल ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस ऑफ अनदर कंट्री। मतलब, नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार तिवारी फिर से आप सभी का द न्यू बिगनर्स चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में हमारी टीम से और हमसे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, वो हमने किया। और ये मेरे पास पेपर है साइंस का, मैथ का भी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता हो आकाश सर आपको उसके बारे में बताएं। इस मैथ के पेपर में मैंने आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर ही कराया था, लाइफ प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था कि आप उस वीडियो को बार बार देखें। आकाश सर की जो मैंने क्लासें आपको प्लेलिस्ट में डलवाई थी कंपार्टमेंट में, उसको देखें। और मैंने आपसे इस बात के लिए अश्योर किया था कि वही आएगा जो हम आपको बताएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे। और ये मेरे पास सेट ए का पेपर है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, सेट 1। और सेट 1 में मतलब आपको मैं बताऊं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, फॉर एग्जांपल आप उस वीडियो में अगर जाके देखें तो मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट आर्टरी से कैसे चीज़ें आगे होते हुए फिर हार्ट से होते हुए किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सेम वही उसी डायग्राम को उठा करके 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ दिया गया। देन अगेन, अगर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की क्लासें देखें, किसकी, आकाश सर की, देन दे कैन डिस्कस अबाउट द C10, मतलब कार्बन चेन की जो 10 नंबर तक, फॉर एग्जांपल प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, सब कुछ उन्होंने करवाया। वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देन आगे अगर आप चलें तो उन्होंने होमोलॉगस सीरीज पढ़ाई हुई है। एक स्ट्रक्चर मेरे को याद आ रहा है, वेयर द स्ट्रक्चर इज दिस, और ये आपको बताया है उन्होंने बहुत अच्छे से, दिस स्ट्रक्चर इज बिलोंग टू कीटोन। मैनी ऑफ द स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई, दे रिलेट दिस स्ट्रक्चर टू द एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड है ये तो, बट दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या AL करके आए हैं, बट द लास्ट जो इसका सफिक्स होगा वो ऊन होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बच्चों ने गड़बड़ किए हैं। पेपर बड़ा ही आसान था, मतलब सीधे सीधे अगर मैं कहूँ टू द पॉइंट, ट्रिप्स सीधे सीधे आपकी जो एक्सरसाइज है केमिकल इक्वेशन में, शायद आपको आकाश सर ने प्रैक्टिकल भी उसका करवाया होगा। एक्सरसाइज इसमें क्या करते थे, वो बर्न करते थे लिटमस में करके कुछ, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मुझे याद आ रहा है सीधे सीधे सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है, वहाँ से एक क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया है बायो में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लाइफ प्रोसेस से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल जो पेपर रहा उसको मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। और ऐसा पेपर था कि बच्चा बड़े ही आराम से उसमें 60 से 70 नंबर ले आ सकता था। टू द पॉइंट पेपर, क्रिस्प पेपर, एग्जैक्ट वहीं से चीज़ें पूछी गई यहाँ से पूछी जाने की हर साल उम्मीद होती है। और जो एक्चुअल पेपर था उससे अगर मैं जाऊँ, इस पेपर को अगर मैं लेवल देखूँ तो इस पेपर का लेवल उसका 50% के आसपास रहा होगा। बट अभी बच्चों ने गलती कि मैं आपसे, इसीलिए मैंने आपको 2-3 मोटिवेशन की वीडियो इसीलिए मैं हर बार डालता हूँ, क्योंकि आप हर बार वही गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए, अब सेकेंड पड़ाव की बात करूँ तो यहाँ से हमारा जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम था वो ख़त्म होता है। अभी आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडियो में हमने चेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको लाइट का रिफ्लेक्शन भी बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत जल्दी ये सुविधा भी इलेक्ट्रीशियन को बुला करके हम ये जो दिक्कत आ रही है इसको भी हम बहुत जल्दी ठीक कराएंगे। उसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि अब आपको जी जान से लग जाना है। योर समर वेकेशन स्टार्ट बट यू कांट स्टॉप। आपको स्टॉप नहीं होना है, हम लगातार आपकी क्लासें लेंगे और अब आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। कुछ जो अनिश्चितता चल रही थी, जो अनसर्टेनिटी आ रही थी हमारी क्लासेस में, हमारी टाइमिंग्स में, वो यही थी कि हमने नया सेटअप बनाया हुआ है, नई जगह पर हमने रूम ले करके फिर स्टूडियो के लिए एक अलग से ही हमने रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर किसी प्रकार का हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ें, चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार और स्नेह वाया द लाइक, वाया द सब्सक्राइब दिखाएं, कमेंट करें। जो भी हमें और कमियां हैं हम उनको सुधारने की लगातार कोशिश करेंगे और लगातार लगे रहेंगे आपके साथ। अब इसके बाद जो फोकस रहेगा हमारा, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अब हम टोटल हर एक चैप्टर को डिस्कस करते चलेंगे थोरोली, ठीक है। जैसे अभी तक आपको एक ही चैप्टर मैंने पढ़ाया है सिस्टम में, दैट इज
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब हम सेकेंड चैप्टर, और कुछ बच्चों का जो कमेंट आ रहा है उनका कमेंट ये है कि सर थोड़ा सा हिस्ट्री का जो पोर्शन है इसको आप पहले कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि मैंने बच्चों से बातचीत की ऑफलाइन क्लासेस में भी, जब मैं जाता हूं या हमारी जो कोचिंग क्लासेस हैं ऑफलाइन में, उसके बाद क्या नाम है, हमारा जो ऑनलाइन भी जो बच्चों से बातचीत होती है आकाश सर से इंस्टाग्राम के थ्रू, तो बच्चों का यही कंसर्न है कि एक तो पहला कंसर्न है उनका कि सर आप लाइव क्लास लें। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि सर आप चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ाएं, और थोड़ा हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ रखता है। हिस्ट्री मैं पहले पढ़ाऊंगा, देन जो आगे के पोर्शन है, बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सिनेरियो रहा वो यही रहा। ठीक है, अब मैं आगे आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर दूँ। गर्मी बहुत हो रही है, इसका मंजर आप देख ही रहे होंगे, तो मेरी आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, मैक्सिमम लिक्विड चीज़ें खाने की कोशिश करें, मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें, थोड़ा सा बचें। खास करके लड़कियां मोमोज, फिंगर चिप, फिंगर, इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाएं, और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की भी कोशिश ना करें। घर का मट्ठा हो, घर की दही हो, उसको खाएं और हल्का खाएं, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बात करूं द फर्स्ट चैप्टर इज हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का क्या नाम है? नेशनलिज्म इन यूरोप। पूरा चैप्टर देख लेंगे। देखिए अभी मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को इस वजह से अभी मैं आज आपको क्रक्स डिस्कस करने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी शुरुआत में बता दूं। वन इज नेशनलिज्म, सेकेंड वन इज कंजर्वेटिज्म, थर्ड वन इज लिबरलिज्म, एंड लास्ट वन इज कोलोनियलिज्म। देखिए ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पॉइंट क्या है? नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, कॉलोनाइजेशन, एंड लास्ट वन इज इंपीरियलिज्म। देखिए इस चैप्टर में ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से यूरोप में लोगों के बीच में जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, उसकी भावना कैसे कैसे पैदा हुई, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं विच इन्फ्लुएंसेस द यूरोपियन नेशंस टू एस्टेब्लिश अ नेशनल कंट्री। देखिए आपको पता ही होगा कुछ इंपायर की अगर मैं बात करूं, दैट वन इज ऑटोमन एम्पायर। यू हैव रिकॉल द नेम ऑफ द नेपोलियन। ठीक है, इसके बाद लुइस 16, लुइस 14, इनकी पूरी प्रजाति चली आ रही थी वो। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले चाहे मैं इटली की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी की बात करूं, चाहे मैं प्रूसिया की बात करूं, चाहे मैं ग्रीस की बात करूं, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, यहाँ पर जो नेशनलिज्म की भावना है वो आई कैसे, नेशनलिज्म होता क्या है, क्यों किसी भी देश के सिटीजन अपने आप को एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसमें बांधने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है नेशनलिज्म का, वाई राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर एनी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, इनकी बात करूंगा। व्हाट आर द राइट्स, विच टाइप ऑफ राइट्स आर गिवन बाय द बर्थ एट दैट टाइम, व्हाट वाज द वुमेन स्टेटस एट द टाइम when the French Revolution taken place, when the Russian Revolution taken place, at what time, what was the essence of the women at that time of society। मैं इसकी बात करूंगा, इसके ऊपर भी आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से गैप था सोसाइटीज के बीच में, विच ऑफ देम आर द हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब लोगों की जनसंख्या ज्यादा बट उनके पास जो पावर है, जो उनके पास राइट्स हैं वो कम है। बट वहीं पे मैं आपको एक दूसरी सोसाइटी के उस सेक्शन की बात करूंगा जिनकी संख्या तो कम है बट दे हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम चंक ऑफ द वेल्थ एज वेल एज द पावर इन द सोसाइटी। दैट इज द गैप, दैट इज द डिफरेंस विच कॉसेज द रिवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ हैव क्लास जिसके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, वेल्थ है, एट अनदर साइड यू हैव द हैव नॉट क्लास विच हैव नो पावर, विच हैव नो status in the society, which have no wealth, no land।
तो दिस इज द ओवरऑल द सिनेरियो। व्हाट वाज द फ्यूडल सिस्टम, व्हाई फ्यूडल सिस्टम, कैटेगराइज द सोसाइटीज। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा आपको दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि आप इसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं इंडियन सोसाइटी से। दैट्स वाई यू हैव, मतलब बड़ा कंसर्न रहता है कि सर हिस्ट्री समझ में नहीं आती। देखिए हिस्ट्री टफ होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन, यू हैव टू मेक नोट ऑफ द डेट्स, on which date which type of event occurs and which personality is involved in that event। ये हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ, कौन कौन से पर्सनालिटी उसमें इन्वॉल्व थी और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इफ यू कंसीडर ऑल दैट पॉइंट देन हिस्ट्री विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो आई हैव स्टडीड ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन आई हैव 1000 सब्सक्राइबर then I can give you free PDF from my side, but for that you have to like our channel, subscribe our channel, support our channel and अब आगे तो आप समझदार नहीं हैं, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आज नेशनलिज्म की बात करता हूं। व्हाट इज नेशनलिज्म? देखिए जब भी मैं नेशनलिज्म की बात करूं तो एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगी, दैट इज आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भारतीय हूं, अगर मैं कहूं आई एम ए इंडियन, देन यू कैन रिकग्नाइज मी इंडियन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ चांस टू गो टू अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल इटली जाने का मुझे मौका मिला एंड इन माई पासपोर्ट आई हैव मेंशन्ड आई विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर विच द फॉरेनर्स recognize you as Indian? For example, you have the identity. For example, अगर हम भारतीय हैं तो हमारे पास एक हमारे देश का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, एक फ्लैग होगा, कुछ हमारे यहाँ का कल्चर होगा, कुछ हमारे यहाँ की कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे पास पासपोर्ट बनेगा तो पासपोर्ट के ऊपर इंडिया लिख के हमारे देश का, नेशन का फ्लैग बना हो सकता है, जो हमें क्या डिनोट करेगा कि हाँ भाई हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे देशों को फ्लैग देने के पीछे का कारण क्या है? वो यही कारण है कि आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आप इस देश से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना नेशनल सॉन्ग क्यों अपनाया? वाई जन गण मन इज अवर नेशनल सॉन्ग, वाई वंदे भारत इज अवर नेशनल एंथम, सॉरी कंफ्यूज, नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन एंड नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। वाई वी हैव कैटेगराइज्ड वंदे मातरम, जन गण मन, तिरंगा? द रीजन बिहाइंड इट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि जो नेशनलिज्म की भावना है वो तभी आती है जब आप अपनी आइडेंटिटी को डिनोट करें। किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं कि हम भारतीय हैं, हम सारे भारत के नागरिक हैं, हमारा फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक। दूसरी चीज हमारा कल्चर, हमारा कल्चर भी ये डिनोट करता है कि हम किस नेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा नेशनलिज्म में और क्या, हर एक सिटीजन के पास क्या होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, है ना। मतलब आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो हर एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी मिलना चाहिए। अभी मैं हिस्ट्री यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकल साइंस की, बट हाँ आपको पता ही होगा, अगर आप आर्टिकल 14 to 18 जाएँ देन इट इज़ राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देन आर्टिकल 15 यहाँ पे हमने बात की कि रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 पे अगर जाएं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे भी इन्हीं 5 क्राइटेरिया के द्वारा आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जाए, आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट, इसी से आया हुआ है 1989 वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 18 में आपको पता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं, राइट टू इक्वलिटी से। तो नेशनलिज्म में आप इन सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोट करें, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ।
ठीक है, तो ये नोट हो गया। अब चलिए मैं जो अगली डिफिनेशन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कंजर्वेटिज्म। ये बड़ा ही आसान चैप्टर है, बस कुछ टर्म है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए कंजर्वेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेटिव वो होते हैं, हिंदी में इनको रूढ़वादी बोलते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो आपका जो ट्रेडिशन चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल जो आपकी वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल जो आपकी वैल्यूज हैं उनको माने। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस समय सोसाइटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, तो कंजर्वेटिव वो होंगे जो मोनार्कियल जो सिस्टम चल रहा है, जो ट्रेडिशन वहां पर फॉलो हो रहा है उसको वो माने। उनकी ये आइडिया होती है, विचारधारा होती है कि हम जो रैपिड चेंज है उसको अपनाएं, बट इतना भी रैपिड चेंज को ना अपनाएं कि पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, एबोलिश हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो आपको कंजर्वेटिज्म में मेन पॉइंट याद रखना है, दैट इज ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड सिस्टम। ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा याद करेंगे, इस पॉइंट को पहले आप नोट करें हल्का सा, फिर मैं और आगे जो इसके पॉइंट हैं उसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अगला जो पॉइंट इसमें रहेगा दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब यहां पर जो सरकार की भागीदारी है, जो सरकार का इंटरवेंशन है वो क्या हो, कम से कम हो। ये सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं क्या इस तरफ, कहाँ गया डस्टर, पहला पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट रहेगा दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमीज। मतलब ज्यादा मार्केट में किसी का इनको रोक टोक नहीं चाहिए, इकोनॉमीज। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, और जो अगला पॉइंट रहेगा दैट इज इनको कैसा चेंज चाहिए, ग्रेजुअल चेंज। मतलब धीरे धीरे चेंजेस हों, रैपिड शिफ्ट नहीं चाहिए इनको। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे किसमें, कंजर्वेटिज्म में। क्लियर, नोट डाउन करें, फिर मैं अगले पॉइंट पर चलूँ। हो गया, अच्छा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहें परमानेंट। The idea of liberalism is that all citizens, every citizen have equal rights and liberty. And these rights are protected by the government. क्या कहने का मतलब है, लिबरलिज्म एक ऐसी भावना है जहां पर हर एक सिटीजन के पास क्या हो, इक्वल राइट हो, फ्रीडम हो, और इन इक्वल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जो इंस्टीट्यूशन हो वो क्या हो, गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लिबरलिज्म। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लिबरलिज्म। इसको नोट डाउन करें जल्दी से, देन वी अगेन गो फॉर द कोलोनाइजेशन। डस्टर कोलोनाइजेशन की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एनी पावरफुल कंट्री टेक कंट्रोल ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस ऑफ अनदर कंट्री।
मतलब एक कोई पावरफुल कंट्री है, वो क्या कर ले, कंट्रोल कर ले किसी दूसरे कंट्री के लैंड और उसके रिसोर्सेज पर, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत के लैंड उसके रिसोर्सेज पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कैसी कंट्री थी, पावरफुल कंट्री थी। देन दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। द लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्लास इट्स एम्पेरियलिज्म। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डन फ्रॉम योर साइड एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है, तो पहली क्लास थी आपकी हिस्ट्री की, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। इसको आप देखें, जो मैंने सारे पॉइंट बताए इसको अच्छे से नोट डाउन करें, अपने दिमाग में बैठा लें। फिर मैं एक एक पॉइंट करके, चैप्टर का एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज माई फर्स्ट क्लास फॉर द हिस्ट्री। टेक इट एंड रिवाइज एंड गो थ्रू फॉर कॉन्टिन्यूअस वॉचिंग ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और फिर से वही बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, समय को बर्बाद मत करें, अन्यथा जब आपको समय बर्बाद करेगा तो आपके पास वो समय नहीं होगा कि आप कुछ कर सकें। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, फिर से जोश में आइए और लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।